नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम 2012 प्री आरएमओ के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 11 to 20 के आज हम सॉल्यूशंस देखेंगे। तो क्वेश्चन 11 था हमारे पास दैट लेट पी एन इज इक्वल्स टू n प्लस वन, n प्लस थ्री, n प्लस फाइव, n प्लस सेवन इंटू n प्लस नाइन। तो पी एन की वैल्यू हमें प्रोडक्ट ऑफ फाइव टर्म्स दे रखा है। तो हमें बताना है कि लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज अ डिवाइजर ऑफ पी एन फॉर विच ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, फॉर ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स n। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सो वी विल एज्यूम लेट एल हम एक मान लेते हैं, लेट एल बी द लार्जेस्ट integer that divides Pn for each n belonging to natural numbers। तो इससे हमें क्या पता चलता है, then L must divide both, that is P1 इज इक्वल्स टू वन। अगर हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, और आई कैन राइट इट एज 2 to the power 8 इंटू 3 इंटू 5 एंड P2 अगर टू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11। तो ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इनका कॉमन फैक्टर 3 इंटू 5 और 3 इंटू 5, मतलब कॉमन फैक्टर 15 होगा। हेंस L मस्ट डिवाइड 15। ये तो एक चीज पता चल गई हमें यहां से। आगे हम कह सकते हैं कि सिंस n प्लस 5 इज कॉन्करेंट टू n प्लस 2 मॉड्यूलस 3, so 1 and exactly 1 of n plus 1, n plus 5 and हमारे पास n plus 3, n plus 3 must be a multiple of 3, must be a multiple of 3। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, thus 3 will divide P of n for each n belonging to natural numbers। Likewise, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा है, तो likewise I can write since n plus 7 modulus 2, sorry, this will be n plus 2 modulus 5, and I can say n plus 9 will be equal to n plus 4 mod 5. So 1 and exactly 1 of n plus 1, n plus 3, n plus 5, n plus 7 and n plus 9 must be a मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दस 5 ऑल्सो डिवाइड्स पी एन फॉर ईच एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि भाई पी एन को 3 भी डिवाइड कर रहा है, पी एन को 5 भी डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 15 ऑल्सो डिवाइड्स पी एन फॉर ईच n belonging to natural numbers, so that L will be equal to 50। So I think आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था। 11th क्लास के कंसेप्ट यूज़ करे जा रहे हैं, तो जो बच्चे 9th 10th में हैं, 8th में हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था ये। सो मूविंग ऑन टू 12th क्वेश्चन। So it says if 1 over root of 2011 plus
root of 2011 square minus 1 is equals to root of m minus n, where m and n are positive integers, then what is the value of m plus n? ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल एक बार में चीज़ दिखने को आ रही है मेरे सामने कि अगर मैं इस टर्म को रैशनलाइज कर दूं, अगर मैं इस टर्म को रैशनलाइज कर दूं तो मेरा काफ़ी कुछ सॉल्व हो जाएगा. तो सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ते हैं. सो 1 ओवर, जस्ट अ सेकेंड, सो 1 ओवर रूट ऑफ 2011 प्लस रूट ऑफ 2011 स्क्वायर माइनस 1 को अगर मैं रैशनलाइज करके लिखना चाहूं तो पहले मैं इस टर्म को क्या ऐसे भी लिख सकता हूं, 2011 प्लस रूट ऑफ 2011 का स्क्वायर माइनस 1. तो अगर हम ध्यान से देखें तो मैं इस टर्म को रूट के अंदर रैशनलाइज करना चाह रहा हूं. तो रूट के अंदर अगर रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2011 प्लस रूट ऑफ 2011 स्क्वायर माइनस 1 being multiplied by 2011 minus 2011 square minus 1 divided by 2011 minus 2011 square minus 1. So if we try to solve numerator, so it will be 2011 minus root of 2011 square minus 1 and denominator में क्या आ जाएगा, a plus b into a minus b, that is a square minus b square. So it will be 2011 square minus root of 2011 square minus 1 का स्क्वायर. इज दैट क्लियर? तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे था हमारे पास a प्लस बी, यहाँ पे था हमारे पास a माइनस बी, तो वो हो गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इस पार्ट को अगर हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2011 का स्क्वायर, 2011 माइनस 2011 का स्क्वायर माइनस 1, और इधर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है, तो आई एम जस्ट ओपनिंग द ब्रैकेट्स. तो हमारे पास आ गया 2011 का स्क्वायर माइनस 2011 का स्क्वायर प्लस 1. सो दीज टू टर्म्स गेट कैंसिल आउट, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 आ चुका है. तो मतलब दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिड्यूस्ड. ये अभी तक हम LHS पार्ट सॉल्व कर रहे हैं. सो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 2011 minus root of 2011 square minus 1. So after this step, I am just opening the terms which are written over here. So this is a square minus b square, that is a plus b into a minus b. So a plus b में क्या आ जाएगा 2012, a minus b में क्या आ जाएगा 2010. तो इस पार्ट को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो कैन आई टेक 2 कॉमन फ्रॉम दिस टर्म एंड 2 कॉमन फ्रॉम दिस टर्म, तो वो 2 बाहर आ गया एंड वी विल हैव 1006 इंटू 1005. तो अब इस चीज को आप ध्यान से देखिए, रूट 1006 और रूट 1005. तो इस चीज को हम आगे फर्दर अगर देखें तो वी कैन राइट इट एज, ये पूरा अभी भी रूट में ही चल रहा है हमारे पास, बट अब मैं इसको 1006 का स्क्वायर प्लस 1005 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 1006 इंटू रूट 1005 लिख सकता हूं. सो दिस इज नथिंग बट, सॉरी यहाँ पे हमारे पास एक शायद माइनस साइन है. यस, वी हैव अ माइनस साइन ओवर हियर, तो हम लोग इसको करेक्ट कर लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास माइनस है. So now I can say that this term is nothing but a root of 1006 minus root of 1005 का स्क्वायर. आई होप ये चीज आप लोग सभी को समझ आ रही होगी. So which is equals to root 1006 minus root 1005. तो ये तो आपके पास LHS था. अब RHS क्या था? RHS was root m minus root n.
So now we can compare. So root m is equals to root 1006. So m will be equal to 1006. Similarly, n will be equal to 1005. Now what is required? We need to find out value of m plus n. So we need to find out m plus n, that is 1006 plus 1005. So that will be equal to 2011. So this is your required आंसर. तो हमने किया क्या था इसमें, पहले हमने इस रूट को, जो पूरा रूट था हमारे पास, इसके अंदर वाली टर्म को हमने रैशनलाइज करने की कोशिश करी. रैशनलाइज करने के बाद हमने सॉल्व किया तो डिनोमिनेटर हमारे पास 1 आ गया. इस पार्ट को हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से टर्म्स निकल के आए. इनको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया. परफेक्ट स्क्वायर बाहर आया तो हमने RHS पार्ट से कंपेयर कर लिया. वहां से हमारे पास m और n जो कि अननोन्स थे उनकी वैल्यू आ गई और हमें फाइनली m प्लस n का रिजल्ट निकालना था जो कि हमें यहाँ से मिल गया. तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन क्लियर होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि इफ a इक्वल टू b माइनस c, b इक्वल टू c माइनस d, c इक्वल टू d माइनस a and ABCD, the product of ABCD is not equal to 0, then we need to find out value of a by b, b by c, c by d and d by a. Okay, so what I will do here is, जैसे इक्वेशंस दिखी हैं इनको पहले देखते हैं. तो इस इक्वेशन से कैन आई राइट b will be equal to a plus c. सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, b इक्वल टू c माइनस d. सेकेंड इक्वेशन क्या है, b इक्वल टू c माइनस d. सो आई कैन से c इज इक्वल्स टू b प्लस d. इसको सेकेंड मान लेते हैं. थर्ड इक्वेशन दे रखी है हमें d माइनस a के बराबर. सो नाउ कैन आई से दैट व्हाट, d विल बी इक्वल टू c प्लस a. सो डायरेक्टली फ्रॉम 1 and 3, I can say b is equals to d, right? And if I take this as 4, so from 4 in equation 2 I can say c is equals to twice b, or I can say b equal to d equal to c by 2. Let us say this is fifth. So if I put in this first equation, तो first equation में अगर हम put करेंगे, put in first, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है, c by 2, which is equals to a plus c, which implies a will be equal to how much, this will be equal to minus c by 2. So we have all the values in terms of c. So now what we can do is we need to find out this relation. We need to find out value of this expression. So directly putting the values. So what about a? Instead of a I can write c by 2. b, instead of b what we can write, b is equals to how much, that is c by 2. Then b by c, that is c by 2 over c. Then c by d, that is also equal to c by 2. Then d is c by 2 and a is minus c by 2. So first part will be equal to minus 1, then this will be equal to 1 by 2, then plus 2, and this will be equal to minus 1. So here minus 1 and 2 will get cancelled out, so we'll be left out with only 1 by 2. So that is the value of your expression a by b, b by c, c by d plus d by a. I hope this is clear to all. So moving on to next question, I have drawn the figure initially for you guys. So O and I are the circumcenter and incenter of triangle ABC. So O and I am assuming these 2 points. I is the angle bisector, incenter hota to, of triangle ABC. So I have marked this as A, this as B, and this as C.
सो सपोज O लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC. O जो है वो एक ट्राइंगल ABC के अंदर लाई कर रहा है एंड I लाइज ऑन द सर्कल पासिंग थ्रू BOC. तो ये BOC सर्कल है जिसके ऊपर I लाई कर रहा है. सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ BAC? सो वी नीड टू फाइंड दिस कंप्लीट एंगल BAC. तो अगर आपको I का रूल पता है तो दिस डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स, है ना, इन सेंटर की लाइन जो होती है. सो अपॉन सॉल्विंग दिस पार्ट, अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं सारी ज्योमेट्रिकल थ्योरम से, सिंस I and O lie on same circle, can I say that angle BOC will be equal to angle BIC? Reason being, angles in the same segment. And since O, BOC एंड BIC की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो BOC होता है, क्योंकि ये सर्कम सेंटर होता है, सो दिस एंगल इज ट्वाइस ऑफ A. तो हमारे पास ये भी ट्वाइस ऑफ A आ जाएगा. बट हमें ये पता है कि जो हमारे पास इन सेंटर की वजह से बनता है एंगल, इन सेंटर की वजह से क्या बनता है, ये वाला जो एंगल होता है अगर इन सेंटर फॉर्म करता है, दैट इज 90 plus A/2. So now I can compare these two things. So we will have 2A is equals to 90 plus A/2. So we will have 2A minus A/2 is equals to 90. So we will have 3A/2 is equals to 90. So this is A will be equal to 90 into 2 by 3, which is equals to 60 degree. Therefore, angle BAC is equals to 60 degrees, which is your required solution. तो इसमें हमने दो चीजें यूज करी हैं. अगर आपको ये चीज पता हो, इन सेंटर का रिलेशन विद द वर्टिकल एंगल, सर्कम सेंटर का रिलेशन विद द वर्टिकल एंगल, तो आपके लिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी इजी है. प्री आरएमओ में आपसे कभी भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा रादर देन बहुत ज्यादा आपने 11th-12th की पढ़ाई कर ली. बीइंग अ 9th-10th स्टूडेंट, आपको बहुत जरूरी नहीं है कि आपको 11th-12th की पढ़ाई करने बिना क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे. इवन दो कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि आई नो टफ होते हैं 9th-10th के लेवल पे, बट सारे क्वेश्चंस के लिए हम ये चीज नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन 9th-10th के बच्चों के लिए, 8th-9th-10th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है. 11th के बच्चे तो काफी इजीली कर पाएंगे क्योंकि उनको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता होता है. बट सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आई एम एज्यूमिंग कि आपको ये पता होना चाहिए. बिकॉज अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.4, इसका क्या मतलब है, दिस पार्ट इज योर इंटीजर पार्ट एंड दिस पार्ट इज योर डेसिमल पार्ट. तो अब इसका क्या मतलब है कि 3.4 मतलब इससे नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कौन सी होगी, 3. वैसे ही -2.3, अब -2.3 से हमने भाई -3 क्यों लिया, कोई बोल देगा कि 3 क्यों नहीं लिया. तो भाई जो आपका पीछे का नंबर होता है, अगर आपको नंबर लाइन पता है, तो अगर आपके पास -2.3 यहाँ पे है तो उससे पहले वाला इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे आएगी. हम ऐसे इंक्रीज करते हैं, राइट. तो इंटीजर वैल्यू फंक्शन से आपको ये चीज पता होनी चाहिए. तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, क्योंकि हमें जो चीज गिवन है, हमें एक रिलेशन बोल रहा है कि एक रिलेशन ट्रू है. हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू सेटिस्फाई नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू. नॉन नेगेटिव का क्या मतलब होता है, होल नंबर्स की बात कर रहा है. नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू मतलब होल नंबर्स की बात कर रहा है. तो कितने होल नंबर्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो ये पूछ रहा है. तो पहले इस रिलेशन का मतलब समझ लें हम. रिलेशन का मतलब क्या है, तो अगर हम x/5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x/5 की बात करते हैं, तो बच्चों मेरे से ध्यान से देखो, अगर मैं 0 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0/5 ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 में क्या होता है, 0. 1/5 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1. 1/5 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है. भाई 1/5 एक आंसर आएगा आपका 0.2 का नियरेस्ट डेसिमल क्या हो, नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, दैट विल बी 0. ऐसे ही 2, 3, 4 तक के लिए आपका सबका आंसर 0 आएगा. तो मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मैं 0 से लेकर 5 तक के नंबर्स लिखूं, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू लिखूं, यहाँ पे लेस देन लिखूं,
तो इन सब के लिए मेरे पास जो आंसर आएगा, इन सब के लिए आंसर आएगा 0। नेक्स्ट रेंज में अगर, नेक्स्ट रेंज के लिए मैं लिख रहा हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बट लेस देन 10। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, मतलब अगर 6 ले लें तो 6 लेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग का क्या मतलब है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 आएगी। ऐसे ही अगर 15 तक ले लें तो 15 तक के लिए क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 आ रही होगी। और ऐसे ही 20 तक ले लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 आ रही। तो ऐसे हम आगे भी ले सकते हैं, बट मैं अभी आपको रेंज समझाना चाह रहा हूं कि कौन सी रेंज की हम बात करें। ऐसे ही अगर हम x/7 की बात करें तो x/7 के लिए जो फर्स्ट इंटरवल होगा वो कहां से कहां तक जा रहा होगा, 7 के मल्टीपल्स तक जा रहा होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन। तो इस रेंज में आंसर आपके पास 0 आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट 14 तक जाएगा तो इस रेंज में आंसर 1 आ जाएगा। फिर 21 तक जाएगा, इस रेंज में 2 आ जाएगा इस इंटरवल में। इस 28 वाले में इसमें 3 आ जाएगा। तो लाइकवाइज हम ऐसे आगे की तरफ देख सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट इंटरवल की बात करें, फर्स्ट इंटरवल की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट इंटरवल हमारे पास क्या क्या था। एक है हमारे पास फर्स्ट इंटरवल की भाई x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन 5, और दूसरा की वजह से था ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 5। तो इसके अंदर कौन सी कॉमन वैल्यूज है हमारे पास, कौन सी कॉमन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है हमारे पास। तो कॉमन कौन कौन सी है इसके अंदर बच्चों, कॉमन कौन कौन सी, अगर हम देखें इसके अंदर तो 0 1 2 3 4 ये जो वैल्यूज हैं ये कॉमन। अगर मैं चीज सेकंड इंटरवल की बात करें अगर, तो सेकंड इंटरवल क्या था हमारे पास, 5 लेस देन इक्वल टू x विच इज लेस देन 10, और यहां पे क्या चीज हो गई थी, लेस देन 40। तो मतलब अब 5 6 7 8 9 तक यहाँ पे वैल्यूज आ रही है, 7 8 9 10 11 12 14 तक यहाँ पे वैल्यूज आ रही है। तो कॉमन वैल्यूज कौन सी इनकी, 7 8 9, यही कॉमन वैल्यूज है। ऐसे ही थर्ड अगर इंटरवल देखें हम तो थर्ड इंटरवल में क्या हो रहा होगा, 10x 15, सॉरी दिस इज नॉट इक्वालिटी, सो वी हैव 10x 15 एंड सेकेंड यहाँ पे हमारे पास क्या इंटरवल आ जाएगा 21। तो अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, 10 11 12 13 14, यहाँ पे कौन सी आ रही है 14 15 16 17, तो एक ही कॉमन वैल्यू आ रही है दैट इज 14। ऐसे ही अगर हम फोर्थ इंटरवल के लिए देखते हैं, हमेशा हर बार हमारी वैल्यूज कम होती जा रही है जैसे जैसे इंटरवल चेंज हो रहे हैं। तो फोर्थ इंटरवल कहाँ से कहाँ चल रहा होगा, फोर्थ इंटरवल के लिए देख लें तो हमारे पास थर्ड इंटरवल कहाँ खत्म हुआ 15 पे, तो फोर्थ इंटरवल शुरू ही यहीं से होगा। और अगली वाली के लिए कहां से शुरू होगा, कहां पे खत्म हुआ था 21 पे, तो 21। तो इस इंटरवल में देखें अगर तो इसकी वैल्यूज जा रही है 15 16 17 18 19, यहां पे स्टार्ट ही 21 से हो रही है, मतलब नो सॉल्यूशन। तो ऐसे ही अब तो सारे इंटरवल्स में आगे यही होगा। तो कॉमन सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं हमारे पास, टोटल पॉसिबल सॉल्यूशंस कौन कौन से आए थे हमारे पास, 0 1 2, इसको कर्ली ब्रैकेट्स में डाल देते हैं, 0 1 2 3 4, ये तो यहीं से मिल गया था। फिर 7 8 9 एंड 14, तो 7 8 9 एंड 14 ये तो पॉसिबल सॉल्यूशंस। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कितने ऐसे पॉसिबल हैं, तो मतलब हमें इनका काउंट बताना है, हमें इनका काउंट बताना है। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयरफॉर total number of possible solutions that will be equal to 9, which is your required answer. तो 8th 9th वालों को काफी हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन से, तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस चीज के इससे हमें क्या आगे के लिए बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलती जाएगी क्वेश्चंस की। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो ये काफी
सिंपल क्वेश्चन है बट देखने में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लगने लग जाता है कि भाई क्या करेंगे हम क्या नहीं करेंगे, कुछ समझ नहीं आता। तो देखते हैं, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। वो कह रहा है कि n नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं सच दैट नेचुरल नंबर का जो भी फंक्शन आएगा वो सेटिस्फाई करेगा इन कंडीशंस को, दैट f ऑफ m इंटू n इज इक्वल्स टू f ऑफ m इंटू f ऑफ n, देन f ऑफ m विल बी लेस देन f ऑफ n इज m इज लेस देन n, ठीक है, एंड f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2। मतलब अगर 2 पुट करेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो इससे हमें तीनों कंडीशन से, इन तीनों कंडीशन से मैं एक बार में ही ये चीज़ समझ गया कि f ऑफ x जो आएगा वो x के बराबर आएगा, ठीक है। तो हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, हमें निकालना है कि भाई k इक्वल टू 1 से 20 f ऑफ k की वैल्यू निकालनी। तो इसका क्या मतलब है कि जब f ऑफ 1 आया होगा, फिर f ऑफ 2 आया होगा, और ये अब टिल कहाँ तक आया होगा, f ऑफ 20 तक आया होगा, तो इनकी वैल्यूज क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल 20। तो अब इनका सम निकालना तो आपको आता होगा। सम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन एपी। तो एस एन इज इक्वल्स टू, अगर ये एपी तो दिख रहा है भाई आप लोगों को, तो एन बाई 2 ए प्लस एल होता है, ये लिख सकते हैं। तो वेयर एल इज द लास्ट टर्म, क्योंकि हमें यहाँ पे सारी टर्म्स पता है, तो 20 टर्म्स है, हमें ये भी पता है। सो 20/2 इंटू ए प्लस एल, so we will have 20 into 21/2, तो यहाँ से cancel out to get 10, so this will be equal to 210, so this is your required answer. Moving on to next question. Okay, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन कहता है let x1 x2 x3 be the roots of this equation, what is the value of this expression। अब ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, क्वेश्चन में डिफिकल्टी का लेवल मैं कहूंगा कि 8th क्लास का बच्चा कर देगा। सिर्फ टाइम टेकिंग है, सिर्फ टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते, तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5, जिसके हमें रूट्स भी दे रखे हैं। रूट्स क्या है, x1 x2 x3। तो हमें सम ऑफ रूट्स की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, दैट इज 3, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 रूट्स विल बी इक्वल टू -5। तो आई थिंक अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन के ये सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ 2 रूट्स टेकन एट अ टाइम के फॉर्मूलाज को गो थ्रू कर लीजिएगा। तो अब हमारे को जो जो चाहिए हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई दिमाग में करने की कोशिश करें तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x1, एक्स स्क्वायर प्लस 2/x1, x3 का स्क्वायर प्लस 1/x3। तो इस तरीके से हमारे पास टर्म्स आ रही होंगी। तो बेसिकली हो क्या रहा होगा, जब इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो काफी x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर आ रहा होगा प्रोडक्ट में, x2 x3 का स्क्वायर आ रहा होगा प्रोडक्ट में, x3 x1 का स्क्वायर आ रहा होगा प्रोडक्ट में। तो काफी कुछ ऐसी टर्म्स में हमें मिलेंगी देखने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, सबसे पहले इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर दूँ। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca will be equal to 0. So now we have value of this, ये कहाँ से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू है। So I can say x1 square plus x2 square plus x3 square plus 2 into 3 will be equal to 0, which means I can say x1 square plus x2 square plus x3 square will be equal to minus of 6। इसको हमने फोर्थ इक्वेशन मान लिया। लाइकवाइज मैं सेकेंड इक्वेशन को भी स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग सेकेंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 x2 का स्क्वायर
प्लस x2 x3 का स्क्वायर प्लस x3 x1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 इंटू x2 स्क्वायर इंटू x3 प्लस 2 इंटू x2 इंटू x3 का स्क्वायर इंटू x1 प्लस 2 इंटू x1 का स्क्वायर इंटू x2 इंटू x3 विल बी इक्वल टू 9। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें, इस चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास x1 x2 x3 यहां से कॉमन निकल जाएगा इन तीनों टर्म्स में। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, x1 x2 का स्क्वायर प्लस x2 x3 का स्क्वायर प्लस x3 x1 का स्क्वायर प्लस मेरे पास क्या कॉमन आ रहा था, 2x1 x2 x3। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, सो दिस विल बी इक्वल टू 9। तो हमारे पास किस चीज की वैल्यू है, x1 x2 x3 की वैल्यू है, दैट इज -5, और x1 x2 x3 की वैल्यू भी है 0। तो अगर ये 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, वी विल हैव x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर x1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9। इसको हमने फिफ्थ इक्वेशन मान ली। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ चुकी हैं और क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं ये हमें पता चल चुका है। अब मैं इस रिलेशन को यूज करना चाह रहा हूं, आई वॉन्ट टू यूज दिस रिलेशन। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सो सॉल्विंग द अबव रिलेशन, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस 1 बाय x1, x2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x2 इंटू x3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x3। इसकी हमें वैल्यू निकालनी। तो हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो पहली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू x3 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x1 x2 x3। तो यहाँ पे भी अगर हम मल्टीप्लाई ओपन कर देंगे तो x1 x2 x3 का होल स्क्वायर लिख दूं मैं, प्लस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर x3 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x1 x2 x3। सो नाउ वी हैव वैल्यूज ऑफ ऑल द टर्म्स विद अस। हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। इस टर्म का और इस टर्म का सम हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी गिवन है, ये गिवन है। और x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। उसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ये। सो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर की भी हम वैल्यू निकाल चुके हैं। तो बस अब हमें वैल्यूज पुट करनी। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 x2 x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज -5। तो हमारे पास आएगा -5 का स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x1 स्क्वायर x3 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर दैट इज -6 एंड प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x1 x2 x3 दैट इज -5। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 प्लस 9 -6 प्लस 1 दैट बाय -5। So 25 plus 9 is 34. 34 plus 1 is 35. 35 minus 6 is 29. So minus 29 by 5. This will be your required answer. तो अगर किसी को डाउट हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा इस वाले पार्ट के लिए देखें, कहाँ पे हमने क्या किया कैसे किया। तो इस पार्ट को आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो हमेशा मैं यही रिकमेंड करूँगा, जो चीज़ नहीं समझ आए पॉज करो दोबारा देखो, पॉज करो दोबारा देखो, कोशिश करो अपने आप सॉल्व करने की। ठीक है,
अगर आप डायरेक्टली अपने आप नहीं सॉल्व करोगे तो आपको खुद से नहीं सीखने का जज्बा मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप बीच में मेरी वीडियो पॉज करो, खुद आगे सॉल्व करो, अच्छा कहीं जाए हिंट चाहिए मेरी तो आप दोबारा आगे उसको फॉरवर्ड करके देख लो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ चुका है हमारे पास, तो अभी ये चीज तो हम समझ चुके हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे को लिखता है एक्स स्क्वायर 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम देखें फॉर x लेस देन 1, x लेस देन 1, तो हमारे पास 7x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 मॉड x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, 7 मॉड x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये तो दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो मतलब यहाँ से क्या मिल गया, नो रियल रूट्स इन कौन सी रेंज आ गई है पूरी की पूरी, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। माइनस इन्फिनिटी से 1 तक कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, या हम बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम 7 से बड़ी वैल्यूज के लिए देख सकते हैं, 7 या 7 से बड़ी वैल्यूज के लिए तो हमेशा आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो इसका क्या मतलब है, अब ये वाली टर्म कभी भी ट्रू नहीं हो पाएगी। तो ट्रू नहीं हो पाएगी तो क्या मतलब है, मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे भी नो रूट्स इन 7 टू इंफिनिटी। अब हम रेंज देखते हैं, अब इसके बीच का बचा रेंज, तो हमारे पास रेंज क्या आ गई, नाउ x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 to 7 ओपन ब्रैकेट। मतलब अभी यहाँ से हमने 1 से पहले की वैल्यूज देख ली, यहाँ से 7 और 7 के बाद की देख ली, तो अब 1 से 7 तक की वैल्यूज को देखना। तो मतलब हमारे को कौन कौन सी वैल्यूज के लिए चेक करना है, 1 2 3 4 5, कर्ली ब्रैकेट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, इन वैल्यूज के लिए हमें चेक करना। ठीक है, तो पहला चेक कर लेते हैं, इफ x बिलोंग्स टू द इंटरवल 1, 2। तो इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू क्या है, इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है, तो अब x की वैल्यू, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा हूँ इसलिए 1 है, अदरवाइज नहीं आएगी। तो अब हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस रूट 2। तो नेगेटिव तो हम ले ही नहीं सकते, रेंज क्या है हमारे पास, ये रेंज, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू ओनली पॉजिटिव रूट 2। तो रूट 2 अगर हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है तो डज दिस सॉल्यूशन बिलोंग टू दिस रेंज, तो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो वो इस रेंज के बीच में आ रहा है, विच मीन्स इट बिलोंग्स टू 1, 2। तो ये ठीक है। सेकंड के लिए देखते हैं, सेकंड केस के लिए देखते हैं, तो हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या आ रही थी, सेकंड रेंज हमारे पास आएगी x बिलोंग्स टू 2, 3। तो इसका क्या मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये 14 माइनस 14 प्लस 5 इज 9, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब ये 3 आ रहा है, बट इंटरवल क्या है हमारे पास, ओपन है 3 पे, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। अगले में चलते हैं, x बिलोंग्स टू 3, 4, विच मीन्स x ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या ले पाएगा, 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये 21 आ गया, 16 आ गया, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो x का मतलब क्या आ गया, 4। तो 4 भी हमारा आउट ऑफ रेंज है, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट रेंज क्या आ रही है हमारे पास, 4 to 5, विच मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर की हम क्या वैल्यू ले रहे हैं, 4। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस
7 into 4 equal to 0. So 28, ये 23. So which means x square will be equal to 23. So x will be equal to root of 23. So root of 23 lies between this part, which means it lies between 4 by 4,5. तो ये करेक्ट आंसर है, ये हमारे पास करेक्ट सॉल्यूशन है इस पार्ट का। तो आगे देखते हैं, सेकंड रेंज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 5,6। तो हमारे पास रेंज कहाँ तक जा रही थी, अगर आप लोगों को याद हो 6 तक जाना है, हमें 6 तक जाना है। तो 5,6 के लिए क्या हो रहा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या ले रहा है सिस्टम, 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 0, विच मीन्स एक्स स्क्वायर, ये 35 माइनस 5 30, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 30, सो विच मीन्स x will be equal to root of 30. तो root of 30 भी इस रेंज के अंदर लाई करता है। एंड लास्ट 6,7 ओपन ब्रैकेट। तो 6,7 हम लेंगे या नहीं लेंगे, बिल्कुल कंसीडर करा जाएगा, 6,7 विल बी कंसीडर। सो इट इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7 इंटू 6 विल बी इक्वल टू 0। तो दिस इज 42, 42 minus 42 plus 5 is how much, 37. So x square will be equal to 37. So x will be equal to how much, root 37. तो root 37 भी true value, root 37 is also a true value. So हमें क्वेश्चन में करना क्या था, what we need to find is find the what is the sum of the squares of the roots of the equation. तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आई हैं, 1 2 3 4। तो हमें इन सबका सम निकालना, स्क्वायर का सम निकालना। तो हमारे पास क्या आ गया, रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 23 का स्क्वायर प्लस रूट 30 का स्क्वायर प्लस रूट 37 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 प्लस 23 प्लस 30 प्लस 37। सो दिस इज 67, 70, 90 एंड 92। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। किसी को डाउट है तो दोबारा से क्वेश्चन बैक करो, जाओ देखो समझो, सारी चीज़ें समझ आएंगी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, समझेंगे तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इट सेज हाउ मेनी इंटीजर पेयर्स की बात कर रहा है, सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2xy माइनस 2x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो कितने ऐसे पेयर्स हैं जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो ये कह रहा है इंटीजर पेयर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आई एम ट्राइंग टू मेक दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर अगली टर्म क्या आएगी, 2x कॉमन निकाल लो इन दोनों टर्म्स में से। इफ आई टेक 2x कॉमन, सो वी विल हैव 2x y plus 1 and then we will have 4y square minus 4y minus 8 is equals to 0। तो अब हमारे को इंटीजर पेयर निकालना है। इंटीजर पेयर का क्या मतलब है कि जो रिजल्ट आएगा उसमें x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो x को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वही अगर आपको फॉर्मूला याद हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी बाई 2a, तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। सो x विल बी इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 2y प्लस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ डी। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू वाई प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8, दिस होल बीइंग डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा। आई कैन टेक दिस 4 एंड दिस 4 कॉमन, ये बाहर चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो वी विल हैव 2y प्लस 1 प्लस माइनस 2 रूट y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8 whole being divided by 2. So now this 2 can get cancelled out.
So we will have y plus 1 plus minus root of y square plus 1 plus 2y minus 4y square plus 4y plus 8. So we have this value inside the root. So we will have y plus 1 plus minus. So this will be minus 3y square. Then it will be plus of 6y. Then it will be plus of 9. So I can take minus 3 common from this part. So we will have y square plus y square minus 2y. So we will have y square minus 2y minus 3. So this can be easily solved. तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से y plus 1 plus minus root of minus 3 into y plus 1 into y minus 3. तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, इसको फर्स्ट बोल देते हैं. तो अगर हमारे को इंटीजर वैल्यू चाहिए फॉर इंटीग्रल x एंड y, तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, सो मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है. तो डिस्क्रिमिनेंट की अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम इसमें यहाँ पे पुट करें y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0. तो हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 विल बी लेस देन इक्वल टू 0. तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई, -1 से 3 के बीच में y बिलोंग करेगा, -1 से 3 के बीच में y बिलोंग करेगा. तो मतलब y क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, -1, 0, 1, 2 एंड 3. y ये सब वैल्यूज ले सकता है. तो देख लेते हैं अब इनके लिए क्या क्या होगा. तो एट y इज इक्वल्स टू -1, अगर y -1 है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0. y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट है. तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0. अगर डिस्क्रिमिनेंट भी 0 हो गया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 प्लस 1 विल बी 0. डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलरेडी 0, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0. तो यहाँ पे हमारे पास विच इम्प्लाइज x इज ऑल्सो इक्वल टू 0. फिर अगला आएगा हमारे पास एट y इज इक्वल्स टू 0, y 0 पे हमारे को डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है. मैं साइड में लिख देता हूँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू. तो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास -3 y प्लस 1, यहाँ से आप देख लीजिए y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3, y माइनस 3. तो when y is 0, so this will be -3 into 0 plus 1, that is 1, 0 minus 3, that is -3. So this is 1 into -3, so it will be equal to 9. So now we have value of d. तो d की वैल्यू अगर 9 आती है, यहाँ पे 0 रखते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, 4 and -2. We'll get two values, 4 and -2. Okay. Next, at y is equals to 1, when y is 1 तो 2 into -2, जब y 1 है तो -3, 2 into -2, so -6 and 12. तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया 12, which is not a perfect square. तो हम लोग इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है. फिर एट y इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू जब 2 है तो क्या हो रहा है, 3 -1, तो ये तो 9 आ गया. अब d की वैल्यू अगर 9 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोबारा से इसी रिलेशन में पुट करो, फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ x. तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 and 0, एंड एट y इज इक्वल्स टू 3, डिस्क्रिमिनेंट y इक्वल टू 3 पे क्या हो रहा है, ये 0 हो जा रहा है, डिस्क्रिमिनेंट इज बिकमिंग 0. सो फॉर दैट x विल बी इक्वल टू 4. तो हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है, मतलब कि जब हमारे पास x, y है तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आ रही है,
हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ रही है। एक वैल्यू आ रही है व्हेन x is 0 y is -1, when x is -2 y is 0, when x is 4 y is 0, when x is 0 when x is 0 y is equals to 2, when x is 6 y is 2, when x is 4 y is 3. So these are the values that we are getting. So we have 0, -1, -2, 0, 4, 0, 0, 2, 6, 2 and 4, 3. So we have 6 solutions. तो हमसे क्वेश्चन में आई थिंक यही पूछ रहा था, हाउ मेनी पेयर, therefore 6 pairs are required answer. So 6 pairs हमारे पास required थे, तो 6 will be your correct answer. So moving on to last question. This is quite simple question, but geometry जिनको आता है उन्हीं के लिए simple है, सबके लिए simple नहीं है. So it says PS is a line segment of length 4 and O is the midpoint of PS. Okay. तो PS हमने एक line segment drop करा जिसका O midpoint. A semicircular arc is drawn with PS as diameter. हमने diameter draw कर दिया. Let X be the midpoint of this arc. तो हमने X को midpoint मान लिया. Q and R are the points on the arc such that PXS on the arc PXS पे दो points है Q और R such that this is parallel, QR is parallel to PS and semicircular arc drawn from QR, एक semicircular arc QR से draw करी गई which is tangent to PS. So what is the area of the region QXROQ? तो अगर आप ये फिगर को देख पाए तो इससे बेसिकली हम बता पाएंगे कि एक एरिया ऑफ सेगमेंट की बात कर रहा है, इस वाले एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर सब लोग इसको फॉलो कर पाए तो वो एरिया ऑफ सेगमेंट की बात कर रहा है प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो इस एरिया का हमें सम निकालने की बातें चल रही। सो इफ आई मार्क दीज पॉइंट्स एज एम, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा। क्यों परपेंडिकुलर होगा ये कोई बता सकता है? सर्च क्यों परपेंडिकुलर होगा ये? ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल होंगे। प्लस अगर आप ध्यान से देखें, सिंस OP एंड OQ आर रेडियस, तो ये इक्वल होगा, विच विल बी इक्वल टू दिस पार्ट, विच विल बी ऑल्सो इक्वल टू दिस पार्ट। तो ये सारी साइड्स इक्वल है, ये सारी साइड्स इक्वल है। तो अब हमें करना क्या है, तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बोल रहे हैं QOR इज अ सेमी सर्कल। तो अगर ये सेमी सर्कल है तो कैन आई से दैट एंगल QOR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल QOR is equals to 90 degree angle in a semicircle, angle in a semicircle। तो ये इंपॉर्टेंट यही है कि आपको सारी आइडेंटिटीज याद हो। अगर आपको सारी आइडेंटिटीज याद होंगी तो काम हो जाए। फिर हमें दे रखा है कि PS की लेंथ 4 है। अगर PS डायमीटर की तरह काम कर रहा है तो PO विल बी इक्वल टू OS, सिंस PS is equals to 4 which is equals to twice PO, which is equals to twice OS. Therefore, PO equal to OS is equals to 2. Also, PO is equals to OQ is equals to OR is equals to OS, which is equals to 2. क्योंकि ये सारे रेडिया हैं, ये सारे इक्वल लेंथ हैं। तो since triangle QOR is right angle triangle, so can I say that QR square will be equal to OQ square plus OR square? So this is 2 square plus 2 square.
right? So this is equals to QR square, so which is equals to 4 plus 4 8, so that is QR square, so which implies QR will be equal to 2 root 2. Now I have value of QR की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, ठीक है। तो बस ठीक है, तो हमारा काम शुरू हो जाता है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले एरिया सेगमेंट QXR। तो सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला पता है नहीं पता कोई बात नहीं, एरिया ऑफ हम किस तरीके से निकालते हैं, अगर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो हम एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं एरिया सेक्टर OQXRO माइनस एरिया ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल माइनस करें, QOR, ठीक है। तो हमारे पास एरिया सेक्टर कितना आ जाएगा, एरिया सेक्टर का एरिया तो निकालना आता है, θ/360 इंटू पाई R square minus area of this triangle, so that will be half into base into height. So this is 1/4, 4 and 4 gets cancelled out, so this is pi minus 2. तो ये तो हमारे पास pi minus 2 किसका आ गया, pi minus 2 एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया। अब हमें निकालना क्या है, एरिया सेमी सर्कल QOR, एरिया सेमी सर्कल QOR, तो वो क्या हो जाएगा, पाई R square बाई 2, सो विच इज नथिंग बट पाई। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया दैट इज एरिया सेगमेंट QXR प्लस एरिया सेमी सर्कल QOR और ये वाला एरिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, वी रिक्वायर QXROQ, तो आपको ये सारा का सारा पार्ट रिक्वायर्ड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया सेगमेंट QXR, ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, एरिया सेगमेंट QXR इज पाई माइनस 2, दिस इज पाई माइनस 2, एंड एरिया सेमी सर्कल की वैल्यू अभी हमने निकाल दी, so this will be equal to 2 pi minus 2, or I can say 2 pi minus 1 unit square. So this is your required solution. So that's all from this pre-RMO 2012 paper. So जो भी doubts हो kindly message me, कमेंट्स बॉक्स में डालिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और दोस्तों ग्रो करने में हेल्प करिए। थैंक यू सो मच।